नमस्कार। अध्याय 14 जैविक प्रक्रियाएं, प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन। लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले जैविक प्रक्रिया क्या है ये जानते हैं। तो आप लोगों ने इससे पहले 2 पार्ट है जैविक प्रक्रियाएं, जिसमें पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, समन्वय और नियंत्रण, इसके बारे में अध्ययन किए, पढ़े, समझे। तो किसी भी जीव है उसको जीवित रहने के लिए पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और परिवर्धन जैसी जैविक प्रक्रियाएं हैं वो जरूरी है। प्रजनन ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिससे विभिन्नता उत्पन्न होती है। प्रजनन की अनिवार्यता का संबंध जीवों के जीवित रहने से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु किसी भी प्रजाति के अस्तित्व के लिए उस प्रजाति के जीवों में प्रजनन की क्षमता होना अनिवार्य है। इन सभी जैविक प्रक्रियाओं का आपस में नियंत्रण एवं समन्वय जरूरी है। तो इसी के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का कुछ अन्य जो बिंदु है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अपने ही समान लक्षणों वाले जीवों को उत्पन्न करने की घटना प्रजनन कहलाती है। चाहे एक कोषीय जीव हो या बहुकोषीय, जनन कोशिकाओं से ही संतान जीव बनते हैं। सभी जैविक क्रियाओं के समान ही प्रजनन भी एक आवश्यक जैविक क्रिया है जिससे जनन कोशिकाएं बनती है। वृद्धि हमेशा एक निश्चित दर से होती है। समय के साथ आयतन और आकार का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। जीवों के शरीर में अलग अलग भागों के निश्चित अनुपात में वृद्धि से परिवर्धन होता है। परिवर्धन में एक कोशिका के आकार और आकृति में परिवर्तन के साथ साथ पूरे बहुकोश की संरचनाओं के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है। एकल जीव के जीवित रहने के लिए प्रजनन की प्रक्रिया इतना जरूरी नहीं है जितनी अन्य जैविक क्रियाएं, मगर किसी जीव प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। प्रजनन की 2 प्रकार क्रिया होती है, एक लैंगिक प्रजनन और एक अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में लैंगिक प्रजनन के समान नर और मादा की जरूरत नहीं होती। एकल जीव से अगली पीढ़ी का जन्म होता है। अलैंगिक प्रजनन में मातृ कोशिकाओं और जितना आनुवंशिक पदार्थ है यह पूरा सेट जनन कोशिकाओं में होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन से जनन कोशिकाओं में मातृ कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ की एक ही प्रतिलिपि होती है। ऐसी जनन कोशिकाओं को युग्मक कहा जाता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है। नर जननांगों में नर युग्मक तथा मादा जननांगों में मादा युग्मकों का जन्म होता है। मादा जनन तंत्र के प्रमुख भाग है अंडाशय, अंडोदधि योनि, गर्भाशय तथा योनि द्वार। नर जनन तंत्र के प्रमुख भाग है वृषण, वृषणकोश, शुक्रवाहिकाएं तथा यूरेथ्रा। मनुष्य और कई अन्य जीव जैसे गाय, बतख, मेढक, तितली, आम, नीम, जामुन आदि के पेड़ में नर और मादा युग्मकों के मिलने से द्विगुणित युग्मनज बनता है। परिवार नियोजन के उपाय अपनाना खुद के परिवार और समाज के लिए जरूरी भी है। ये तो हमारे पाठ का कुछ अन्य जानकारी है। इसमें प्रजनन देखते हैं। प्रजनन ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने वंशज संतान को बनाए रखता है। प्रजनन क्रिया अलैंगिक तथा लैंगिक 2 प्रकार की होती है। अलैंगिक प्रजनन में एक ही जीव भाग लेते हैं तथा विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण व पुनरुत्भवन आदि पद्धति से प्रजनन करता है और अपने ही समान लक्षणों वाला जीव उत्पन्न करता है जो कि अपनी प्रजाति की समुदाय को वंशज बनाए रखता है। इसी प्रकार बहुकोश के जीवों में प्रजनन पद्धति में नर तथा मादा 2 जीवों का आवश्यक होता है। इसमें नर तथा मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाता है। युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से अपने ही समान लक्षणों वाला जीव बनता है तथा इससे उत्पन्न जीव अपनी प्रजाति के समुदाय या वंश को आगे बढ़ाता है और स्थायित्व प्रदान करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रजनन क्रिया की किसी प्रजाति की समष्टि को या समुदाय को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक होता है, अर्थात अपने ही समान नए संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। वृद्धि क्या होता है ये देखते हैं। वृद्धि
तो प्रजनन द्वारा उत्पन्न नवजात संतति धीरे धीरे कुछ परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप वयस्क जीव में परिवर्तित हो जाता है। इन्हीं परिवर्तनों को, जिसके द्वारा नवजात संतति वयस्क जीव में बदल जाती है, वृद्धि कहते हैं। किसी जीव शरीर के भार, आकार एवं आयतन में परिवर्तन होता है, उसे वृद्धि कहते हैं। इसी प्रकार मिलर के अनुसार वृद्धि वह क्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप जीव द्रव्य एवं एपोप्लाज्मेटिक पदार्थों के संश्लेषण द्वारा भार, आयतन, आकार एवं स्वरूप आदि का स्थायित्व या अनुत्क्रमणी बढ़ाता या परिवर्तन करता है। परिवर्धन क्या है ये देखते हैं। तो परिवर्धन में ये होता क्या है परिवर्धन, तो जब वृद्धि एक निश्चित अनुपात में होती है तो परिवर्धन कहा जाता है। इसके अलग अलग अंग बनते हैं। अंगों के बनने में आपके शरीर के कुछ हिस्से तेजी से बढ़ते हैं, जबकि कुछ हिस्सों में वृद्धि या तो धीमी गति से चलती है या लगभग बंद हो चुकी होती है। इसे परिवर्धन कहा जाता है। निषेचन की प्रक्रिया। निषेचन की प्रक्रिया क्या होता है ये ध्यान से सुनेंगे। मनुष्य प्रजनन में निषेचन की प्रक्रिया से लेकर बच्चे के शरीर के संगठन व संपूर्ण विकास में नर और मादा की भूमिका होती है। लैंगिक जनन में एक ही जाति के दो प्राणियों की आवश्यकता होती है। नर और मादा इन प्राणियों के शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं बनती है, जिन्हें जनन कोशिकाएं या युग्मक कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने से युग्मनज बनता है। युग्मकों के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। ठीक है, युग्मकों के संयुग्मन की क्रिया शरीर के बाहर होती है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक। यह क्रिया जब शरीर के अंदर होती है तो इसे अंतः निषेचन कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य आदि में। निषेचन के समय, मैथुन के समय नर के शुक्राणु मादा के योनि मार्ग से अंडवाहिनी में पहुंचते हैं, जहां अंड कोशिका से मिल सकते हैं। निषेचन के पश्चात निषेचित अंडे या युग्मनज गर्भाशय में स्थापित हो जाता है तथा विभाजन होने लगता है। इस प्रकार निषेचन क्रिया में नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग क्रियाशील होते हैं, अर्थात निषेचन की जो क्रिया है उसमें निषेचन क्रिया में नर और मादा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसके बाद लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन में नर मादा भाग लेते हैं दो जीव। इसमें अलैंगिक प्रजनन में नर एवं मादा ये भाग नहीं लेते। अलैंगिक प्रजनन के बारे में देखते हैं। तो लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में कुछ अंतर देखते हैं। तो गुण है लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। तो इसके प्रकार में इस प्रकार के प्रजनन में दो जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक में इस प्रकार के प्रजनन में एक ही जीव भाग लेता है। इसमें नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। निषेचन, इसमें निषेचन क्रिया होती है, इसमें निषेचन क्रिया नहीं होती। गति, इसमें जनक से संतति का निर्माण धीमी गति से होता है। इस प्रजनन में जनक से संतति का निर्माण तेज गति से होता है। कोशिका, इसमें युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका विभाजन में इसमें विभाजन असूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है अलैंगिक में। फिर इसमें देखते हैं लैंगिक में विकास। इसमें विकास की संभावना अधिक होती है, इसमें विकास की संभावना कम होती है। तो इस प्रकार लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन में अंतर है। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव में जनन। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव में जनन के बारे में देखते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों के जनन पद्धति में एक ही जीव की आवश्यकता होती है तथा इसमें जनन क्रिया के लिए जनन अंग आवश्यक नहीं होते। एक कोशिकीय जीवों में जनन अलैंगिक होता है। एक कोशिकीय जीवों में जनन पद्धति मुख्यतः विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण तथा पुनरुद्भव द्वारा होता है, जैसे जीवाणु, ईस्ट, अमीबा, हाइड्रा, चपटी कृमि, म्यूकर, मलेरिया परजीवी, राइजोपस, बैक्टीरिया, प्लेनेरिया आदि में। जबकि बहुकोशीय जीवों में लैंगिक जनन होता है। बहुकोशीय जीवों के प्रजनन पद्धति में नर तथा मादा दो जीव की आवश्यकता होती है। इस पद्धति में प्रजनन के लिए नर जनन अंग व मादा जनन अंग की सक्रिय भूमिका होती है। इसमें नर तथा मादा युग्मक शुक्राणु तथा अंडाणु मिलकर संयुग्मन निषेचन द्वारा युग्मनज बनाता है तथा युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से अपने ही समान लक्षणों वाला जीव उत्पन्न होता है। इस प्रकार एक कोशिकीय और जीव और बहुकोशिकीय जीव में जनन क्रिया होती है। कुछ जीव है उसकी प्रजनन की विधियां हैं।
जैसे इसमें जीव है, हाइड्रा है, वो मुकुलन से प्रजनन करता है। प्लेनेरिया है, पुनरुद्भव प्रजनन होता है। स्पाइरोगायरा में विभंजन होता है। ईस्ट में मुकुलन होता है। गुलाब में कलम लगाना होता है। प्रजनन की प्रक्रिया। पुष्प में नर व मादा जनन अंग। पुष्प के डायग्राम में देखते हैं, ये स्त्री केसर वाला भाग है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, ये स्त्री केसर है। बाह्य दल पंखुड़ी तंतु और प्रागकोशीय वाला ये पुंकेसर है, नरकेसर। इसमें देखते हैं ये परागकण, वर्तिकाग्र, नर युग्मक, परागनली, अंडाशय और मादा युग्मक। पुष्प में नर और मादा जनन अंग और निषेचन से अंकुरण तक की अवस्थाएं होती है। ये पुष्प में नर एवं मादा जनन अंग के बारे में ध्यान देते हैं। तो जैसे इसमें कुछ फूल लेते हैं, तो किसी भी फूल के पुंकेसर के समूह को नर जनन अंग या पुमंग कहा जाता है। इसमें परागकोश और तंतु योजी द्वारा जुड़ा हुआ दिखता है। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं जो नर प्रजनन इकाई है। इसमें नर जनन कोशिका या युग्मक होते हैं। फूल में स्त्री केसर के समूह को मादा जनन अंग या जायांग कहा जाता है। यह फूल का मादा जनन अंग है। इसमें अंडाशय, वर्तिकाग्र दिखता है और वर्तिकाग्र स्त्री केसर का शीर्ष भाग है। वर्तिका अंडाशय वर्तिकाग्र को जोड़ने वाला भाग है। अंडाशय स्त्री केसर के नीचे का फूला हुआ भाग है, जिसके आड़ी व खड़ी काट को दिखाया गया है। जैसे इसमें स्त्री केसर है, इसमें स्त्री केसर में अंडाशय आता है, वर्तिका आता है और ये वर्तिकाग्र वाला भाग आता है। इसी प्रकार जो पुंकेसर है, पुंकेसर में पुष्प का जो भाग देखेंगे उसमें पुतंतु आता है, परागकोश आता है और परागकण आता है। ठीक है, ये अंडाशय है, ये वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है। ये स्त्री केसर है। नर युग्मक, मादा युग्मक, वर्तिकाग्र का निर्माण होता है। परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना परागण की क्रिया कहलाती है। परागण यदि एक ही पौधे के फूलों के नर और मादा अंगों के बीच या एक ही फूल के नर और मादा अंग के बीच होता है तो स्वपरागण कहलाता है। एक ही जाति के अलग अलग पौधों के फूलों के नर और मादा अंगों के बीच परागण की क्रिया होती है तो वो परपरागण कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या है, परागण के पश्चात यदि वर्तिकाग्र या वर्तिका में परागकण का अंकुरण होता है तो परागनली के जरिए परागकण का नर जनन कोशिका अंडाणु तक पहुंचता है और निषेचन की प्रक्रिया होती है।